स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने अपने प्रोग्राम में एक पाँचवें मौसम का जिक्र किया था। पाँचवा मौसम पाकिस्तान का वो मौसम होता है जिसमें हकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज शुरू होता है, और ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से ऐसा हो रहा है कि इस हकूमत के खिलाफ तीसरी मरतबा लोग रोड पर मौजूद हैं, धरने की शक्ल में मौजूद हैं और एहतजाज हो रहा है। और हस्ब साबिक एक ही मामला बार बार रिपीट हो रहा है, करप्शन और उसके साथ साथ पनामा लीक्स और अदारों का टकराव। इस सिलसिले में आज हमने अपने मेहमानों को जो दावत दी है, हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से समीउल्लाह खान बरकी साहब, वो ज़िला टांग से ज़िले सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं मोहतरम बुखारी साहब। बुखारी साहब सबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और इस्लामाबाद से पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके साथ साथ लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर चिश्ती साहब, और इसके अलावा मैं आपका होस्ट फैसल इमरान यादी। तो इस वक्त हम शुरुआत करने जा रहे हैं समीउल्लाह खान बरकी साहब से। बरकी साहब, ये आपके खिलाफ आज फिर एक ही सवाल, कल भी हमने यही बात की थी, आज भी यही बात की है, दोबारा इस वक्त हम एक दफ़ा फिर रिपीट करने जा रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पेश होने से इनकार कर दिया है। तो आपके ख्याल में उनका ये एक्शन जो है, इस पे अपना ज़रा राय पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। बात उसमें यह है कि देखें, जो भी जमहूरी या जो भी, अगर आप जिसको कहते हैं ना कि मतलब हुकूमत, और तो मतलब कानून के मुताबिक ही चलेगी ना। अदालतों को से जो इनकार करते हैं, जो मतलब अदालती सिस्टम में को नहीं मतलब फॉलो अप करते, तो वो मुल्क ममालिक कभी तरक्की नहीं करते और वो लोग भी कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो ये तो खैर मतलब अफसोसनाक बात है अगर उन्होंने इनकार किया है, मतलब वो मौका ढूंढने या वो नहीं जा रहे या वो वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। बरकी साहब, असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर अब पोजीशन के मुताबिक हुकूमत अपने आप को आला अदलिया के सामने पेश कर देती, या अपने खिलाफ जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं उन इल्ज़ामात के लिए कोई आला प्लेटफार्म है, तीन चार प्लेटफार्म्स हैं हमारे पास। आला अदलिया है, सबसे पहले पार्लिमान है। पार्लिमान में अगर वो अपने आप को पेश कर देते, पार्लिमान से हट के अगर वो अदलिया की तरफ जाते हैं, अदलिया के उनके यही तो मुतालबात हैं कि हमारे अदलिया से इंसाफ फराहम नहीं हो रहा, पार्लिमान में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमारे पास एक स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर के जरिए हम और इंसाफ ले सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आखिर स्ट्रीट पावर पे मजबूर करने के लिए भी तो हुकूमत ने खुद मजबूर किया है। फैसल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, कतईन ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जिस दिन पानामा का इशू आया था, तो मेरे ख्याल से उसमें अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौम के सामने वो पेश हुए और उन्होंने उस वक़्त ये कहा कि सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। बात यह है कि मतलब अब हाल ही जो अभी तक अगर अगर आप उसकी सही बैकग्राउंड पे चले जाएं, तो पनामा में 500-550 लोग हैं। 500-550 लोगों में 450 लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं। मतलब हुकूमत में अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तो उसमें नाम ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसका हमारे पास हमने 3 पॉइंट्स रखे थे अपोजिशन के सामने। पहला पॉइंट हमने ये रखा था कि हम असेंबली के प्लेटफॉर्म पे एक कमेटी बना लेंगे, या जिसको हम TOR कह रहे थे, कि वो बना के उसके लिए हम एक कानून बना लेंगे, और उस कानून के में जाके उस जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें जाके वहाँ पे हर बंदा अपने अपनी सफाई दे देगा, इसके मतलब वो सबूत पेश कर देगा। दूसरी बात ये कि सेकंड ऑप्शन ये था कि मतलब आप हम कोर्ट में चले जाएं। अगर कोर्ट में आप नहीं जाते, तीसरा हमने ये भी कहा था कि आप मीडिया के सामने चलेंगे क्या। लेकिन हाल ही इशू उसमें जो आ रहा था, वो इशू ये था कि ये कौन फैसला करेगा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। देखिए, मैं आपके ऊपर एक इल्जाम लगाता हूँ, अब आप उसका जवाब देंगे, लेकिन आप उसका जवाब उस प्लेटफॉर्म पे देंगे
जो कल को कानून और आइन के मुताबिक होगा। तो बात ये कि अब अगर पीटीआई का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया कोर्ट में, अदलिया में, आला अदलिया में चला गया, तो वो कल उसकी डेट है, तो वो उसका इंतजार करे, तो वहां में उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बक्की साहब, इस बात का तो बेहतर जवाब हमारे साथ मौजूद सैयद बजाज बुखारी साहब दे सकते हैं, जो पेशे के लिहाज से वकील भी हैं और ये भी एक सीजनल पॉलिटिशियन है और यंग जनरेशन की बेहतर नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। बुखारी साहब, आपसे ये पूछना है कि वकला तहरीक जिस वक्त चली थी बहाली अदलिया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो तहरीक थी, उसमें वकला ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कामयाबियाँ नहीं मिल पाई जिनके लिए उन्होंने मुल्कगीर हड़ताल और मुल्कगीर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, और अभी तक वो उनको मतलूबा जो कामयाबी है वो नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ यहाँ पे पेश करने की मुझे आपने दावत दी। बरकी साहब ने बात की यहाँ पे कि कोर्ट्स में जाया जाए, मीडिया के सामने जाया जाए या पार्लियामेंट में जाया जाए। इमरान खान साहब का पहला मुतालबा ही यह था कि जैसा पूरी दुनिया में हुआ है, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है यूके को, उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पार्लियामेंट में आके पेश किया। इमरान खान साहब का भी यही मुतालबा था कि ये आए और अपना मौक़िफ़ पार्लियामेंट में दें, अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई आके एक सिंगल सफाई नहीं पेश की। वो आज क्या यूके में बनाए गए हैं, क्या न्यूजीलैंड में उनके प्रेसिडेंट को बाहर नहीं निकाल दिया गया पार्लियामेंट से, सिर्फ उन्होंने उसमें बात करने की कोशिश की थी। सेकेंडली ये बात कर रहे हैं कि अभी आपने एक सवाल किया मुझसे कि पार्टी हमारी उस तरह नहीं ले सकी हमायत ले लेगी। आप अगर पूरे मुल्क का, खासकर पंजाब और KPK और इस्लामाबाद का अगर नक्शा देखें, कोई एक सिंगल रोड मुझे बता दें जिसको इन्होंने खोला हो, जहाँ पे पुलिस ना खड़ी हो, औरतों को, बच्चों को। मैं भी बनी गैला से आया हूँ कुछ देर पहले, तो वहाँ पे अभी भी आंसू गैस शेलिंग की वो जो असरात है ना वो मौजूद है। वहाँ बच्चे भी हैं, फीमेल्स फैमिली, आप लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीज़ें। अगर तो जमहूरियत पे ये यकीन रखते हैं और जमहूरियतदार के PML कहती है कि हम बहुत ज़्यादा जमहूरी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है मुल्क की, हम ऐसा नहीं मानते कि पंजाब की पार्टी हैं। इन्हें चाहिए रोड खोल दें, हमें चांस दें ताकि हम अपनी पावर शो कर सकें, इन्हें भी पता चले, पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि इमरान खान साहब के साथ लोग हैं या नहीं हैं। देखिए जी, एक सिंपल सी बात है, जमहूरियत में आपको राय आज़ादी की पूरी हासिल है, ठीक है, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर या किसी सूबे से अपने कैपिटल में आ सकते हैं। लेकिन आप अभी देखेंगे परवेज खटक साहब आज एक CM है और पहली दफ़ा हिस्ट्री में और पाकिस्तान में, वर्ल्ड में शायद ही कहीं हुआ हो कि एक CM पर शेलिंग की गई है। इसके अलावा अगर आप बाकी पार्टीज का देखते हैं तो जितनी भी पार्टीज हैं कम से कम वो ये मान रही हैं कि हुकूमत इस टाइम PTI के खिलाफ नाइंसाफ़ी कर रही है, जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। नबील गबोल साहब का आपने अभी देखा, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। इस तरह बाकी जो भी बाज़मीर और वाकई जमहूरियत पर यकीन रखने वाले और पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि PMLN इस टाइम रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रही है और अपनी राय का इज़हार नहीं किया। शाह साहब कतई कलामी माफ, वैसे पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनमें से फ़कत 2 जमातें ऐसी हैं जो वन मैन शो के तौर पर हैं, एक नबील गबोल साहब हैं और एक शेख रशीद साहब हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर आपको ज्वाइन किया है मादरत के साथ। अभी तक डॉक्टर तहरुल कादरी साहब का सवाल मेरे बाकी है, वो मैं डॉक्टर कैसर चिश्ती साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा, लेकिन इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लें, क्या आखिर वजह है कि किसी भी सियासी जमात को आप बराबर तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाए? क्या आपके ख्याल में सभी करप्ट हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आना चाहते? अगर जमात इस्लामी इस वक्त मुल्क में करप्शन के खिलाफ बात कर रही है, अगर जमात इस्लामी इस वक्त ये सोच रही है कि मुल्क में करप्शन भी हो रही है, वो लॉन्ग मार्च भी कर रही है, वो जलसे भी कर रही है, लेकिन वो आपके साथ एक पेज पे क्यों नहीं है? उनका और आपका तरीकाकार मुख्तलिफ क्यों है? सर, उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो जहां आपको पता है हम सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलने की हमने कोशिश की, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी चले, बाकी जमातों को भी हमने दावत दी, लेकिन इस टाइम मसला ये है कि अगर एक की चोरी पकड़ने के लिए तहकीकात शुरू हुई तो लाजमी सी बात है पीपल पार्टी के हाथ धुले हुए नहीं है। जरदारी साहब की करप्शन पूरी दुनिया में आया है, स्विस बैंक्स में जो पैसा पड़ा है वो भी हम वापस लाएंगे। मियाँ साहब की जो जमात इस्लामी की थोड़ी सी मैं अपनी जात के हद तक बात करूँ, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मैं अपना पर्सनल मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि पंजाब में या कश्मीर में वो नून लीग के साथ होती है,
کہ پی کے میں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو سراج الحق صاحب ایک اچھے مذہبی مطلب کہ شریف آدمی ہیں, لیکن مطلب ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. اور پاکستان میں اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, عمران خان کا آپ آج سے نہیں, وہ کرکٹ میں تھا تو اس نے نیوٹرل امپائرنگ کی بات کی. اس کے بعد وہ شوکت خانہ بنانے آئے, لوگوں نے کہا نہیں, ان کی تحریک تھی شوکت خانہ. اس کے بعد انہوں نے ایک آزاد الیکشن کے لیے تحریک چلائی. اب وہ کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. آپ اتنی بات بتائیں کہ کیا نواز شریف یا زرداری یا کسی بھی اور سیاستدان کا پیسہ اگر پاکستان آئے گا تو کیا وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اور یہ جو ہزاروں ڈالروں میں ہماری پر قرض پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے گا, بالکل آپ کا کہنا بجا ہے. ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ پاکستان میں وہ پیسہ آئے, لیکن یہ بتائیے کہ کل آپ نے سپریم کورٹ جانے سے انکار کر دیا ہے, پرسوں 2 کو الٹیمیٹم آ رہا ہے, حتمی ڈیٹ ہے, پرسوں کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ وقت تو آپ کو روک رہی ہے, اس کی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو ایک موقع بھی دے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے فیض آباد کے ساتھ جو پریڈ گراؤنڈ کہلاتا ہے, وہاں پہ آپ کو جگہ بھی دے دی گئی ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہاں پہ آپ ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں؟ عام لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ اگر آپ اپنا اجتماع کرتے اور حسب سابق جو پچھلے وعدے پر خلافی ہوتی ہے اور آپ اسلام آباد کی طرف چل پڑتے تو شاید آپ کو انتظامیہ نہ روک پاتی. آپ نے پہلے ہی الٹیمیٹم دے دیا تو لوگ تو آپ کو روکے گا. سر اس سلسلے میں میری ایک عرض یہ ہے کہ ہماری کال تھی 2 تاریخ کی, 2 نومبر کی کال تھی, لیکن 28 تاریخ کو ایک مارکی میں ایک یوتھ کنونشن ہونے جا رہا تھا جس پہ ریڈ کیا گیا. وہاں سے ہماری لوکل جو قیادت تھی اور کچھ کارکن تھے انہیں وہاں سے اٹھایا گیا. اور اس دن کے بعد سے آج تک آپ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اسلام آباد کی کیا سچویشن ہے, ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ پا رہے, ریڈ ہو رہے ہیں, پولیس تنگ کر رہی ہے, کالز آ رہی ہیں ڈفرینٹ نمبر سے, وہ ہیرسمنٹ. مطلب ہماری تو چلے ہم کارکن ہیں, ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو عام شریف لوگ ہیں, لیڈیز ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. جہاں تک رہی کورٹ کی بات, بہت ہی ادب سے, احترام سے کورٹس کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جسٹس صدیقی صاحب بہت آنریبل جسٹس ہیں ہمارے. انہوں نے یہ فیصلہ ہم پہ پابندی لگا دی کہ ہم ایک کارنر پہ جلسہ کر لیں, اگر چاہیں اگر لوگ زیادہ ہوں ہم روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے 2 دن سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ ڈیسیجن آ چکا ہے اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں, 2 دن سے معذرت سے جو حکومت کر رہی ہے وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن اس پہ کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ کنٹینر نہیں لگیں گے, گرفتاریاں نہیں ہوں گی, لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, کنٹینر بھی لگے ہیں, شیلنگ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. صدیقی صاحب یہاں میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ تحریک انصاف ضلع بکر سے ضلعی عہدیدار موجود ہیں, محترم شیر افضل خان نیازی صاحب, وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کو ٹیلی فون لائن کے ذریعے میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں اور ان سے سوال کر سکوں. جی نیازی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی, باقی دوستوں کو بھی آواز آ رہی ہے نیازی صاحب کی؟ ذرا یہ مجھے مینشن کر دیجیے گا کیونکہ فون لائن پہ. نیازی صاحب, سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ دفعہ 144 کچھ نہیں دیکھتی کہ اس کے آگے فیمیل ہے, میل ہے, کیمرہ مین ہے, میڈیا ہے یا کوئی بھی ہے. تو دفعہ 144 کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو اس وقت جب پولیس یا فورسز آگے آتی ہیں تو وہ تو ان کے لیے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی جس وقت یہ اسلام آباد میں E11 میں واقعہ پیش آیا تھا. اس سلسلے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ سر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں سر. اگر سر 144 کے حوالے سے, قانونی حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ وہ لاگو کسی 4 دیواری کے اندر نہیں آتی. مارکی میں E11 میں جو فنکشن ہوتا ہے 4 دیواری میں ہو رہا تھا, وہ کسی کے روڈ نہیں بلاک کی گئی تھی. دوسری بات یہ کہ جیسا ابھی نئی صاحب نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا ہوا, طارق فضل چودھری صاحب حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کیا, جماعت اسلامی نے کیا. یہ سارے سیشنز ہوئے تو صرف پی ٹی آئی پہ پابندی کی, اور جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں جو مارکی سے ہوئی 11 میں, یہ صرف اس بیس پہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. تو تعلق کی بنیاد پر 144 نہیں لگائی جاتی سر, وہ سب کے لیے ہوتی ہے.
यहाँ पे बरकी साहब आपसे सवाल है, राना सनाउल्लाह साहब को मैंने सुना था उधर वो इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर कोई घर में बैठा हुआ भी अगर इस धरने के लिए प्लान कर रहा है, फैमिली के साथ बैठकर बात कर रहा है कि वो धरने में जाने के लिए तैयार है या वो नहीं जाएंगे या कोई प्लान कर रहे हैं, तो उनको भी पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है, क्या ऐसा ही है? बात यह है फैसल भाई, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो इन्होंने इससे पहले जितने भी जलसे जुलूस किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में भी हमने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। इन्होंने रायपुर में कहा, हमने रायपुर में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की। आज भी हम ये नहीं कह रहे कि ये ना करें, बल्कि ये बिल्कुल करें, ये एहतजाज भी बिल्कुल करें, लेकिन ये अपने कायद को एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें कि इनका कायद दुनिया को जो मैसेज दे रहे हैं, जो फसाद का मैसेज दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, तो वो मैसेज ख़त्म कर दें कि इस्लामाबाद को मैं बंद नहीं करूंगा, मैं जलसा करूंगा, जुलूस करूंगा, हमारी तरफ से अभी से इजाज़त है। लेकिन बात यह है कि जब आप मुनाफकत में आ जाते हैं, मुनाफकत में क्या होता है, मुनाफकत में देखिए मैं आपको बड़ी, ये लोग दलाइल से बात नहीं करते, बात जो मतलब गुमराही वाली बात करते हैं। देखिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 11 को पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 11 का तर्जमा पढ़े, बड़ी वो इन्हीं लोगों के लिए तो वो बात की गई थी। उसमें क्या लिखा गया है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 11 में है, उसमें वो कहता है, जो उसका जो तर्जमा आता है, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो कुरान शरीफ को मैं जब पोजीशन है वो देख ले वहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये भी वही मुनाफिकत कर रहे हैं। और क्या वहाँ भी फिर हजरत उमर जैसे कुरान के होते हैं, नवाज शरीफ जैसे नहीं होते। फिर कुरान में सुना, कुरान ये नहीं कहते हैं कि लोग अपने मतलब से उठा लेते हैं। तो मेरे भाई हम उनको बंद होने नहीं देंगे ना। बरकी साहब कुरान में अपने मतलब की जो बातें होती है वो उठा लेते हैं। तो आप ये नवाज शरीफ साहब को कम से कम वहां ना लेके जाए। फिर हजरत उमर हजरत अली जैसे हुक्मरान थे, फिर उन जैसे बने नहीं, कोर्ट में आए, पेश हो, अपने आप को पेश करें एहतसाब के लिए। हम तो सिंपल सी बात करते हैं, फ्लैट कहाँ से लिए? हजरत उमर के दौर में जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था, तो वो उस अदालत में जाया जाता था और उस अदालत में सुना जाता था और उसका फैसला किया जाता था। आज भी हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त एक सवाल करना चाह रहा हूँ मोहतरम अफजल खान नियाज़ी साहब के साथ कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या सोच?
ये सब है ना ब्रेक तो बोलिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको कोई रुकावटें वगैरह का सामना है? एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके इस जो एहतजाज है इसको और हुकूमत की तरफ से जो हर्डल्स पैदा की गई इन दोनों को जस्टिफाई कौन करेगा? कौन सी ऐसी ताकत है जो जस्टिफाई कर पाएगी कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ लेकिन न्याजी साहब मुझे एक आपसे एक सवाल ये भी करना है कि जिस सन 2012 में डॉक्टर तैरूल कादरी साहब ने पाकिस्तान के दिल में तहरीक खिलाफत में धरना दिया था और उन्होंने बार बार पीटीआई को आवाज़ दी थी, कॉल दी थी कि मुझे चयन कर दिया जाए, उस वक्त हालात ये ना होते जिन हालात के लिए आप इस वक्त रोड पे मौजूद हैं। लेकिन मैं पहले धरने की बात कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर तैरूल कादरी साहब आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या ख्याल है कि आपको तस्वीर मिलेगी आपकी तहरीक में या उनकी फिलहाल आप जरूरत नहीं समझते? आपके ख्याल में क्या कारकुनों का शामिल होना डॉक्टर साहब का बनफ्से नफीस मौजूद होना इसमें कोई फर्क नहीं लगता? एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उनकी शिरकत का खुद बनफ्से नफीस ना होना और उनके कारकुनान का होना ये भी एक सवालिया निशान है अपनी जगह पे। जैसे मैंने बुखारी साहब से पूछा था कि बाकी जमातें आपके साथ क्यों मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि डॉक्टर साहब आखिर बनफ्से नफीस क्यों मौजूद नहीं है? क्या उनको किसी बात पे एतराज़ है या उनके ख्याल में ये भी एक सोच आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल 2018 के इलेक्शन की तैयारी करी? अगर 2 तारीख को भी अगर वो ये सूरत हाल कायम रहती है तो उसके बाद आपका क्या सोच है? आपके कारकुनान का मोराल क्या है इस वक्त? हमारे कारकुनान एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि एक आम तासर है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरह डंडे खाने और मार खाने वाले कारकुनान शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं। क्या ये सच है? फैसल साहब हमने ब्रेक की तरफ जाना, काइंडली क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट कीजिएगा।
जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से वजाहत बुखारी साहब और सीनियर एनालिस्ट कैसर चिश्ती साहब। मैं कैसर साहब से स्टार्ट कर दूँगा। कैसर साहब, आज डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर एमरजेंसी हुई तो मैं वापस आ सकता हूँ। इस सारे सिनेरियो में क्या डॉक्टर तारुल कादरी साहब पीटीआई के लिए ज़रूरी हैं या नहीं है, या क्यों मीडिया बार बार डॉक्टर तारुल कादरी से पूछ रहा है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आप मौका दिया। मैं पहले वक्त से पहले तो मेरी बारी नहीं आ सकी। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर तारुल कादरी साहब का ताल्लुक है तो उसमें जैसे कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मैटर करेगी। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें अपोजिशन या अकट और ये धरना, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट ज़रूर है, लेकिन ये इतनी रेलिवेंट नहीं है कि इतनी इसके अंदर शिद्दत नहीं है जितनी हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कशी चल रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो तो पिछले कई दिनों से हुकूमत जो है, बल्कि कई सालों से हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को चिढ़ा रही है। जैसे अभी मुशाहिदुल्लाह की बेटी मरियम को इन्होंने लगा दिया, उस बेटी को इन्होंने लगाया इसका इतलात का वजीर, जो शख्स सरेआम उसको उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान दराजी की और उसके बाद उसको हटाना पड़ा। तो ये इनको बार बार चढ़ा रहे हैं, ज्यादा वो मैटर करता है। जहाँ तक ताल्लुक है डॉक्टर तारुल कादरी साहब का, वो मेरा ख्याल है कि वो टाइमिंग को देख रहे हैं। तो जो डिसिसिव मूवमेंट और टाइमिंग हो, जितना मुल्क इमरान खान साहब बंद कैसे साहब, आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है। बाकी डॉक्टर तारुल कादरी हेलो कैसे साहब, आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैंने कहा डॉक्टर डिसिसिव मूवमेंट पूरा देखते हैं और शायद ये बिलाशुबा ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और बतौर खास धरना पॉलिटिक्स की या मुल्क को बंद करने के सिस्टम को जाम करने की, उसके अंदर बिलाशुबा बहुत बड़ा मैटर कर रही है तारुल कादरी। जिस तरह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑपोजिशन की इलेक्शन में हमने देखा कि इमरान खान बहुत बड़ा मैटर कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर तारुल कादरी मैटर तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज जो मैटर कर रही है वो है कि उसकी टाइमिंग क्या है। और जितना मुल्क मैंने पहले मुझे कहा कि इमरान खान साहब बंद कर सकते हैं वो कर लें, बाकी डॉक्टर तारुल कादरी के आने के ऐलान के बाद उसकी तसल्लुस बंद कर दें, क्योंकि लामहल्ला आपको पता है कि इन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी के तैयारे को पहले भी रोका, अब भी उन्हें रोकना होगा। जब वो रोकेंगे तो आपके एविएशन का सिस्टम पूरे मुल्क के अंदर से बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो वर्कर अवामी तहरीक का जो उसको आप कह लें कि धरने की रिजर्व को, अगर वो लाहौर में बैठी है तो त्यारा लाहौर नहीं हो सकता। अगर इस्लामाबाद उतारते हैं तो सड़कों पर अवाम ऑलरेडी मौजूद है। अगर त्यारे को के लेके जाते हैं तो वो इस्तकबाल के साथ आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो एविएशन को रिस्क नहीं देगा। इसी तरह अगर आप अगली स्टेप लेते हैं कि अगर इसको लेके तो करंट सिचुएशन और सिनारियो बलूचिस्तान का है, उसके अंदर किसी तौर पर भी एस्टेब्लिशमेंट इजाजत नहीं देगी कि उस प्यारे को वहां ले जाया जाए जहां पर डॉक्टर तारुल कादरी की जात को खतरा हो। खतरे के पेश नजर जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को
ऐसी सूरत-ए-हाल से गुजरना पड़े जो कि बेनज़ीर भुट्टो के कराची आने पे और उसके बाद वापस यहाँ लाहौर आने पे इस्लामाबाद के लियाकत बाग जलसे में कोई ऐसी कैफियत नहीं है तो उसमें रियासती हुकूमत हम्बल नहीं हो सकती। और अगली बात ये है कि फिर इनके पास एक चॉइस बन जाती है कराची की, जहाँ पर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी नबील गबोर और दूसरी पार्टी जो हैं वो PSP वगैरह वो वहाँ पर मौजूद हैं, मिर्जा साहब मौजूद हैं, और उस सूरत के अंदर जो मोमेंटम सिंध के अंदर अभी तक बिल्ड नहीं हो सका वहाँ पर लीडरशिप के फुकदान की वजह से वो शायद डॉक्टर तैमूर कादरी इसको ब्रिज कर दें, तो वो हुकूमत के लिए मजीद खतरनाक है। जहाँ तक मेरा एजुकेशन के दोस्तों से जो बातचीत हुई तो उस वक्त उनकी जो फीलर और जो उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बात कन्वे की है उसके मुताबिक वो कोई भी छोटे जो एयर स्पेस के अंदर जो इलाके हैं जो जहाँ पर छोटे जहाज उतर सकते हैं, जो एयरपोर्ट हैं जैसे मुल्तान होता है या कोई और जैसे बक्कर है, ये क्या कहते हैं स्कर्दू है, ये इस तरह के जो छोटे हैं और रिमोट हैं और पैसिफिक स्पेस के अंदर हैं, उनमें से कोई ऐसा कभी नहीं है और उनके पास इतनी वर्क फोर्स मौजूद नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी तौर पर भी हंगामी लैंडिंग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में वो सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी अगर किसी और जगह पर इसको लेके जाते हैं। तो इस सिनारियो के अंदर देखा जाए तो डॉक्टर तैमूर कादरी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तैमूर कादरी ने अपने आने के इलाके को जो उन्होंने एक कहते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी शेख रशीद को दे दी है और गंडापुर और शेख रशीद ने फैसला करना है और उसके ऊपर सारे का सारा जो वजन है उन्होंने अपने कंधों से उतार के इन लोकल लोगों की तरफ शेख रशीद और गंडापुर की तरफ उन्होंने मुंतकिल कर दिया है कि अब उन पर प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर लेस फिर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना और ऐलान है कि शेख रशीद मैं उसी वक्त मुझे कहना आने का जिस वक्त डिसेसिव मूवमेंट हो, और शेख रशीद मेरा ख्याल है इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में वो वाहिद सियासतदान है जिनको एग्जैक्टली पता है कि डिसेसिव मूवमेंट कौन सी है और पॉलिटिक्स के अंदर जो है डिसेसिव मूवमेंट या जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से डॉक्टर तैमूर कादरी आप कहीं पर भी सुनते हैं तो वो कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर रहे जिससे आप हाँ या ना मान रहे, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है इमरान खान और PTI। वो उनकी आमद के बगैर सिर्फ अवामी तहरीक के लोकल वर्कर और उनकी 25 to 40% रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंस के साथ किस हद तक मोमेंटम को क्रिएट और बिल्ड कर सकते हैं। और इसी तरह साथ साथ अगले जो 24 घंटों के अंदर जो नई डेवलपमेंट आने के इम्कानात बड़े कवि हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के और हुकूमत के न सिर्फ सीख फंसे हुए हैं बल्कि उनके वो कहते हैं फुर और टांगे भी फंस गई। तो ये एक ना एक ने गिरना है और यही डिटरमिन कर देगा कि उसमें क्या डॉक्टर तैमूर कादरी और इमरान खान के परसों के धरने की कॉल जो है या इमरान खान के धरने की कॉल और डॉक्टर तैमूर कादरी की शमूलियत पूरी रंग लाती है या ये सारी की सारी मूवमेंट और मोमेंटम सिर्फ इमरान खान के 2018 के इलेक्शन इत्यादि का सामान है। और इसी तरह अगले 8 तारीख को जो ऑर्डर टाउन थाने के ऊपर जो पोस्टरी और प्रेजेंटेशन होनी है उसके ऊपर भी पता चल जाएगा कि आया डिटरमिन कर देंगे कि ऑर्डर टाउन का केस अभी अगले और 2 माह लिंगर राउंड होता है दिसंबर तक। जी मैं वापस आता हूँ बुखारी साहब की तरफ। बुखारी साहब, आज हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान जलसा करना चाहते हैं तो हम उन्हें डेमोक्रेसी पार्क में जलसा करने की इजाज़त देते हैं, वहाँ वो जाएं अपना जलसा करें।
تو اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے؟ بابر اعوان صاحب نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، ابھی کیا حکمت عملی ہوگی اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کی؟ سر ایک تو جیسا بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، کیونکہ میری رائے کے مطابق سپریم کورٹ اس سلسلے میں پہلے سے اپنی رائے دے چکا تھا. ایک پٹیشن ریجیکٹ کر دی تھی جس دن خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش کیے. سپریم کورٹ نے کہا یہ انتظامیہ کا میٹر ہے، یہ کورٹس کا میٹر نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کون جلسہ کرے گا، کون نہیں کرے گا، کہاں کرے گا، کیسے کرے گا. میرے خیال سے صدیقی صاحب کو ریکویسٹ کی گئی تھی. ابھی تک آپ دیکھیں آنریبل جسٹس ہیں ہمارے صدیقی صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کو تو یہ کہا کہ آپ یہاں جلسہ کر لیں، آپ لاک ڈاؤن نہ کریں، لیکن ان کا جو فیصلہ ہے کہ حکومت کسی کو گرفتار نہیں کرے گی، کوئی کسی قسم کے کنٹینر اور کسی قسم کے تشدد یا کچھ نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور لازمی بات ہے ججز بھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے، اس پہ صدیقی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا میرے خیال سے. اگر انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ حکومت ایسا نہیں کرے گی، پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا، آپ سب میڈیا اس چیز کو دکھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہماری کال کا دن 2 نومبر کافی آگے ہے، ایک دن اس میں ابھی بھی باقی ہے، لیکن حکومت نے پورا اسلام آباد خود سے ہی لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے متعلقہ جتنے بھی راستے ہیں، موٹر وے دیکھ لیں، جی ٹی روڈ دیکھ لیں، اس ٹائم سناٹا ہے اور لوگ جو بیچارے پیدل فیملیز وغیرہ ہیں بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے. اسلام آباد کے اندر کی سچویشن میں بنی گالا سے میرے گلے میں ابھی تک خراش ہے، وہ جانسو گیس انہوں نے وہاں پہ شیلنگ وغیرہ کی ہوئی ہے. تو اب یہ سچویشن کورٹس کو خود دیکھنی چاہیے. خان صاحب نے جیسے کہا کہ کورٹ کا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان نہیں ہے. کورٹس اگر آرڈر دے دیے، اول تو سپریم کورٹ نے ایک بات کہی تھی تو میرے خیال سے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی کہ یہ میٹر ایڈمنسٹریشن کا ہے، یہ کورٹس کا نہیں ہے، کورٹس کو اس میں نہیں انوالو ہونا چاہیے. لیکن آنریبل جج صدیقی صاحب نے اس میں اپنا ایک فیصلہ دیا، تو پھر ان پہ ہی یہ بھی چیز انہیں اپنا امپلیمنٹ کروانا چاہیے، تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے کہ حکومت جو راستے بند کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے اور یہ ساری شیلنگ اور سارا سلسلہ، اس پہ لازمی انہیں ایکشن لینا چاہیے. اچھا، پرویز خاٹک صاحب جو ہیں وہ برہان انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں. ہارون آباد ان پہ شیلنگ ہوئی، آگے راستے میں رکاوٹیں تھی، وہ انہوں نے توڑی، کراس کی، جیسے بھی تھا انہوں نے کراس کیا. ابھی وہ برہان انٹرچینج پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ شیلنگ جاری ہے، ان کا پولیس سے مقابلہ جاری ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ٹائم 15 سے 20 ہزار لوگ ان کے ساتھ ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی پشاور سے پیچھے سے اور لوگ آئیں گے یا صرف یہی لوگ پشاور سے پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے یہ لوگ تو آج پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگ اپنے طور پہ ڈسٹرکٹ تنظیموں کے، اور یہ پنجاب سے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور کے پی کے سے بھی آئیں گے، اسلام آباد پنڈی سے بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک بہت اچھا اور بہت بڑا اجتماع ہوگا. اور حکومت ویسے ہی پریشان ہے، پریشانی میں سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی 2 تاریخ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو اتنا کچھ کیا جا رہا ہے یہ حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں. ایک کسی عامر ضیاء الحق مشرف یا ضیاء الحق کا بہت برا دور تھا، لوگوں نے کوڑے کھائے، قیدیں کاٹی، لیکن اتنے برے حالات پورے ملک کے کہ ملک کو جیم کر دیا جائے، یہ شاید کسی عامر کے دور میں بھی نہ ہوا ہوگا. جو یہ میاں صاحب جو نام تو بہت جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن بیسیکلی بادشاہت ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ پنجاب سے بھی لوگ ہمارے آ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کی پنجاب کی جتنی قیادت ہے وہ ساری تو بنی گالا گئی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. پنجاب کے جتنے بڑے نام ہیں ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو بنی گالا پہنچ چکے ہیں یا راستے میں کہیں نہ کہیں وہ پہنچ رہے ہیں. تو جو کارکنان آپ کے پیچھے ہیں انہیں لانے کے آپ کے کیا ارینجمنٹس ہیں یا وہ کس طرح وہاں پہ پہنچیں گے؟ اس میں انشاءاللہ ضلعی تنظیمیں جتنی بھی ہیں سر ہماری پی ٹی آئی کی، کیونکہ ہمارا ہر ورکر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہماری پارٹی میں، بہت اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ ورکرز خود سے بھی پہنچیں گے. ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں اس سارے کو مینیج کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں. اور ہمارا ایک پلان بی بھی ہے، دیکھیں آپ اس کو وقت آنے پہ انشاءاللہ خان صاحب اس کو ڈسکلوز کریں گے اور اس حوالے سے ہم چلیں گے. تو اس پہ آپ دیکھیں لیٹر آن. اچھا، جو لوگ بنی گالا میں موجود ہیں ان کی رہائش اور کھانے کا کیا انتظامات ہے؟ کیونکہ پولیس نے راستہ روکا ہوا ہے، تو اندر رست وغیرہ جو ہے یا کھانے کا سامان وہ اندر کیسے پہنچ رہا ہے؟ سر اس میں راستہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ ایسے راستے ہیں جس طرح میں ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں، گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں. میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کو میں بھی وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو چیزیں وہاں ہیں، وہاں پراپر ان کے کھانے کا انتظام ہے، وہاں کیمپنگ کی ہوئی ہے، سارا سلسلہ ہے. کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. مطلب ہماری پارٹی میں اس بات، کیونکہ پچھلی دھرنے میں اسٹارٹ میں کچھ پرابلمز ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم پہلے سے ہم نے اس کا بندوبست کر لیا تھا. تو یہ بھی خان صاحب کو اچانک انہوں نے وہاں بند کر دیا، لیکن اس سے بھی ہم اچھے انتظامات کر دیتے اگر یہ سب نہ ہوتا. لیکن ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے مشکلات ضرور ہیں، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، کہاں سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے. اور بخاری کل صاحب کی اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ جی کا جی سر. ورکر وہاں پر پہنچ رہا ہے مختلف رستوں سے اور چور رستوں سے،
سر اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو خان صاحب کی نقل و حرکت میں بڑی سخت نے ایک رکھی ہے، لیکن جیسے ہی خان صاحب نے انشاءاللہ نکلنا ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب نکل کے آئیں گے، ٹائم آنے میں خان صاحب انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ بس آخری 30 سیکنڈ ہے، پلیز اپنی بات کو جلدی کمپلیٹ کیجیے گا، پھر ہم نے فرحان صاحب کی طرف وجاہت صاحب کی طرف بھی جانا ہے، ان کا موقف لینا اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جی وہ اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نون لیگ کی حکومت ایگزاسٹ کر دی ہے، اور یہ تینوں جو ہیں ان کے لیے چیلنجز ہیں کہ کیسے ان کو ایگزاسٹ کیا جائے تاکہ وہ جس دن انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے اس دن ان کے اندر اتنا پوٹینشیل بھی نہ ہو کہ وہ اس سچویشن کو پی ٹی آئی ہینڈل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس چکر میں بھی ہیں، اس معاملے میں بھی پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس موومنٹ کو روک دیا جائے، اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، لوگوں کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے، جو آمد و ناس ہوتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف آ گیا، میں جاؤں گا وجاہت صاحب کی طرف۔ وجاہت صاحب جی لاسٹ آخری ایونٹ ہے۔ سر میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ نون کا مقابلہ جنون کے ساتھ ہے، اور وہ جتنا بھی ایگزاسٹ کرنا چاہیں ہم نہیں ہوں گے، ایٹ دا اینڈ انہیں ہی گرنا پڑے گا، اور حکومت اپنے اس موقع سے پیچھے ہٹے گی کہ وہ ایک ریاستی دہشت گردی جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، یہی اس سے کم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کرپشن کے خلاف اس ملک میں ہر ظلم کے خلاف تحریک انصاف کا جو سٹینڈ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں ہمیشہ سے ملک میں انصاف اور کرپشن کے خلاف تحریک چلاتی رہے گی، اور جب تک اس ملک سے کرپٹ اور لٹیروں کا صفایا نہیں ہو جائے گا، انہیں سزائیں نہیں مل جائیں گی۔ جی تھینک یو ویری مچ وجاہت بخاری صاحب، کیسر چشتی صاحب، آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پی ٹی آئی اور حکومت کا اس ٹائم مقابلہ جاری ہے ہارون آباد انٹرچینج پہ بھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ انفارم کرتے رہیں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ جناب بخاری صاحب، آپ کا بھی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ سب کا بھی شکریہ سر، سب آپ کا بھی تھینک یو، السلام علیکم۔